रात के ठीक 2:47 बजे थे और मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि उस वक्त मैंने जो सुना वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब वही आवाज दूसरी बार आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो, मत आना, तब मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। मैं उस रात उस पुराने घर में अकेला था और शायद मुझे वहां कभी आना ही नहीं चाहिए था। मेरा नाम आरव है, मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूं और मुझे पुराने, सुनसान और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले ही मुझे इस घर के बारे में पता चला था। शहर से थोड़ा दूर एक वीरान इलाके में बना ये घर, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी वहां कोई है। लोगों की बातों को मैं हमेशा अंधविश्वास समझकर टाल देता था, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता क्यों उस घर की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं शाम को करीब 6 बजे वहां पहुंचा। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग हल्का नारंगी से काले में बदल रहा था। घर बाहर से बिल्कुल जर्जर था, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर जाने का इंतजार कर रहा हो। मैंने कैमरा निकाला, कुछ तस्वीरें लीं और फिर धीरे धीरे उस दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। बाहर इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अंदर जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। मेरे कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया, आरव, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है यहां। मैंने टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखने लगा। दीवारों पर पुराने, फटे हुए फोटो फ्रेम लगे थे, जिनमें चेहरों की जगह सिर्फ काले धब्बे दिख रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन चेहरों को मिटा दिया हो। अचानक मेरे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। मैं झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी जो पहले से ही जमीन पर पड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं है, बस हवा होगी, मैंने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे के सामने रुक गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी खट खट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियां मार रहा हो। मेरे कदम अपने आप रुक गए। कोई है वहां? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छाई रही, इतनी गहरी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। फिर अचानक दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं फिर भी अंदर गया। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक पुरानी अलमारी कोने में खड़ी थी और वहीं से वो आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस अलमारी के पास गया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। जैसे ही मैंने अलमारी का हैंडल पकड़ा, वो अपने आप खुल गई। अंदर कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तू आ गया। मैं उछलकर पीछे हटा। मेरा दिल अब बेकाबू हो चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? सामने आओ, मैं चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। अब मुझे यकीन हो गया था, यहां कुछ है और वो मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं जम गया। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन वो नहीं खुला। खुल जा, प्लीज, मेरी आवाज कांप रही थी। तभी
ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, भारी कदम, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। मैंने डरते हुए ऊपर देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ वो आवाज और साफ होती जा रही थी। मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और वहां जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। फर्श पर धूल में ताजे पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान इंसान के नहीं थे। उनकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और हर कदम के बीच दूरी असामान्य रूप से ज्यादा थी, जैसे कोई बहुत लंबा और अजीब सा जीव वहां चला हो। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। तभी वो निशान अचानक मेरे सामने बनना शुरू हो गए, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी भी चल रही हो। एक कदम, फिर दूसरा, और फिर वो निशान ठीक मेरे सामने आकर रुक गए। मेरी सांस रुक गई और तभी मेरे सामने धीरे धीरे एक साया बनना शुरू हुआ। पहले सिर्फ धुंध, फिर एक आकृति और फिर एक चेहरा। लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह खाली, और उसका मुंह इतना बड़ा जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच दिया हो। वो मुझे देख रहा था, सीधे मेरी आंखों में। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर उसने वही शब्द दोहराए, तू आ गया। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया था। मुझे यहां बुलाया गया था और शायद अब मैं कभी यहां से जा नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, कुछ जगहें सिर्फ खाली नहीं होती, वहां कोई रहता है जो इंतजार करता है तुम्हारे आने का। अगर तुम सच जानना चाहते हो कि उस रात मेरे साथ आगे क्या हुआ, तो अगला पार्ट जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि शायद अगली बार कहानी मेरी नहीं तुम्हारी हो। मैं वहां खड़ा था, बिल्कुल जड़, जैसे मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। वो चीज जो मेरे सामने थी धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उसकी आंखें नहीं, काले गड्ढे जैसे जिनमें कोई रोशनी नहीं थी, वो सीधे मुझे घूर रहे थे। उसका चेहरा अजीब तरीके से टेढ़ा था और उसकी मुस्कान ऐसी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके होंठ खींच दिए हों। मेरे अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भाग, अभी भाग। लेकिन मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। और तभी वो साया एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, बस एक कदम, और मेरे अंदर जैसे जान वापस आ गई। मैं पलटा और पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बस एक ही ख्याल, किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना है। मैं नीचे पहुंचा और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने फिर कोशिश की और फिर, लेकिन हर बार वही नतीजा, खुल जा, प्लीज खुल जा। मैं लगभग चिल्ला रहा था। तभी मेरे पीछे से धीमी आवाज आई, कहा ना, मत आना। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा साफ था। उसका शरीर असामान्य रूप से लंबा था, हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसकी उंगलियां बहुत लंबी, जैसे नुकीले पंजे। और सबसे डरावनी बात, वो अब मुस्कुरा नहीं रहा था, वो गुस्से में था। मैंने बिना सोचे पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और खुद को संभालने की कोशिश की। पास मत आना, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर टेढ़ी हो गई, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां मोड़ दी हों। और फिर वो हंसा। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी, उसमें दर्द था, गुस्सा था और कुछ ऐसा जो मैं समझ भी नहीं पा रहा था। अचानक
घर की सारी लाइट्स जो पहले से बंद थीं, एक पल के लिए जल उठीं और फिर तुरंत बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेरी टॉर्च बंद हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? मैं खुद से बड़बड़ा रहा था। तभी ऊपर से तेज दौड़ने की आवाज आई। वो मेरी तरफ भाग रहा था। मैंने कुछ नहीं सोचा और बाईं तरफ के कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया और पीछे हटकर दीवार से लग गया। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा वो बाहर तक सुनाई दे रही होंगी। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाहट शुरू हुई। थक थक थक। हर आवाज के साथ मेरा दिल जैसे रुक रहा था। आरव, एक धीमी आवाज आई। मैं जम गया। वो मेरी ही आवाज थी। आरव, दरवाजा खोल। मैं हूं। मेरे हाथ से लकड़ी गिर गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। ये झूठ है, ये तुझे बाहर निकालना चाहता है। लेकिन वो आवाज इतनी असली थी, इतनी परिचित कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। आरव, प्लीज मुझे अंदर आने दे। वो आवाज अब रोने लगी थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। नहीं, ये सही नहीं है। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। बाहर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा था और फिर अचानक वो आवाज बदल गई। रोने की जगह एक खतरनाक हौंसी में। मैं तुरंत पीछे हट गया और उसी पल दरवाजा इतनी जोर से हिला जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं चीख पड़ा, दूर रहो मुझसे। मैंने चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुका। दरवाजा हर झटके के साथ कमजोर होता जा रहा था। मैंने जल्दी से कमरे में इधर उधर देखा, कोई खिड़की, कोई रास्ता। तभी मेरी नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी जो दीवार पर टंगा था। मैंने जैसे ही उसमें देखा, मेरा दिल रुक गया। शीशे में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वो साया खड़ा था, लेकिन असल में कमरे में कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे पलटा। कमरा खाली था, लेकिन शीशे में वो अभी भी वहीं था और अब वो मेरे और करीब आ रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास उसने फुसफुसाया, अब तू कहीं नहीं जाएगा। मेरे शरीर ने जैसे जवाब दे दिया। मैं जमीन पर गिर गया। दरवाजे की आवाज बंद हो चुकी थी। पूरा घर फिर से खामोश हो गया। मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे हाथ पर किसी ने पकड़ बना रखी है। मैंने नीचे देखा और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। एक काला, सड़ा हुआ हाथ जमीन के अंदर से निकलकर मेरी कलाई पकड़े हुए था। मैं चीख भी नहीं पाया और फिर वो हाथ मुझे नीचे खींचने लगा। जमीन धीरे धीरे नरम हो रही थी, जैसे कीचड़। मैं छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और तभी मेरे सामने फिर वही साया प्रकट हुआ। इस बार बहुत करीब। उसने झुककर मेरे चेहरे के पास अपना चेहरा लाया और धीरे से कहा, तू यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि अब तू भी इस घर का हिस्सा है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या मतलब? और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद ये घर लोगों को सिर्फ डराता नहीं, उन्हें अपने अंदर समा लेता है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बच गया, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि जो आगे हुआ वो इससे भी ज्यादा डरावना था। अगर जानना चाहते हो कि मैं उस पकड़ से कैसे निकला, या निकला भी या नहीं, तो अगला पार्ट जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
मेरी कलाई उस सड़े हुए हाथ की पकड़ में थी और हर सेकंड के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं धीरे धीरे नीचे धंस रहा हूं, जैसे जमीन मुझे निगल रही हो। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना मैं जोर लगाता वो पकड़ उतनी ही कस जाती। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता, मैं खुद से कह रहा था, लेकिन दर्द बिल्कुल असली था। तभी अचानक वो पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने तुरंत अपना हाथ खींचा और पीछे हट गया। मेरी सांसें बेकाबू थीं, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अब रुक जाएगा। मैंने डरते हुए नीचे देखा। जमीन बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी कलाई पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कसकर पकड़ रखा हो। इसका मतलब जो हुआ वो सच था। मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया। मैं कुछ सेकंड के लिए रुका। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? जो दरवाजा अभी कुछ देर पहले नहीं खुल रहा था, वो अब खुद खुल गया। ये कुछ सही नहीं था, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं तेजी से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं घर के बाहर आया, ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मुझे लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। मैंने पीछे मुड़कर उस घर को देखा। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे अंदर कुछ भी ना हो। शायद मैं बच गया, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरी जेब में रखा फोन अपने आप वाइब्रेट करने लगा। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक मैसेज आया था, तू भाग नहीं सकता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। ऊपर दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की में कोई खड़ा था, एक काला साया, बिल्कुल स्थिर, और वो मुझे ही देख रहा था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं दौड़ता रहा बिना पीछे देखे, जब तक कि मैं उस सुनसान इलाके से बाहर नहीं आ गया। करीब आधे घंटे बाद मैं अपनी कार तक पहुंचा। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और बिना रुके शहर की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते मैं रियर व्यू मिरर में बार बार देख रहा था। मुझे डर था, कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया, मैंने खुद से कहा, लेकिन मैं गलत था। उस रात जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं इतना थक चुका था कि सीधे बिस्तर पर गिर गया। मुझे नहीं पता मैं कब सो गया, लेकिन रात के बीच में मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस पुराने घर में थी। मेरा दिल धीरे धीरे फिर से तेज धड़कने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। तभी मेरे कमरे के कोने में रखा शीशा हल्का सा हिलने लगा। मैंने ध्यान से देखा और फिर मेरी सांस रुक गई। शीशे में मेरा कमरा दिख रहा था, लेकिन उसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कोई खड़ा था, वही साया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने फिर से शीशे में देखा, वो अभी भी वहीं था और अब वो मुस्कुरा रहा था। ये यहां कैसे आ गया? मेरे मुंह से शब्द भी मुश्किल से निकल रहे थे। तभी मेरे फोन में फिर से वाइब्रेशन हुआ। मैंने डरते हुए स्क्रीन देखी। एक और मैसेज, घर बदल लिया। लेकिन मैं नहीं, मेरे हाथ से फोन गिर गया। अब मुझे समझ में आ गया था, मैं उस घर से बाहर आ गया था, लेकिन वो मेरे साथ आ गया था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्लिक। वो आवाज इतनी साफ थी, जैसे किसी ने जानबूझकर लॉक किया हो। अब मैं फंस चुका था। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन वो नहीं खुला। खोलो, कोई है बाहर, मैं चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं।
तभी मेरे पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर मुझे डराना चाहता हो। मेरी सांसें थम गईं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो सच में वहां था। कोई शीशा नहीं, कोई परछाई नहीं। वो मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें फिर से काली थीं और इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी। मैंने कहा था ना, उसने धीमी आवाज में कहा, तू अब मेरा है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। और फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वही लंबी काली उंगलियां, बस कुछ इंच दूर। और तभी लाइट्स अचानक जल गईं। मैंने आंखें झपकाईं और वो गायब था। पूरा कमरा फिर से सामान्य हो गया। मैं अकेला था, या शायद नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। क्या वो मुझे डराकर छोड़ देता है, या वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अब सुरक्षित हूं, तो शायद तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगली सुबह मुझे जो दिखा, उसने ये साबित कर दिया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगर जानना चाहते हो कि अगली सुबह क्या हुआ, तो अगला पार्ट जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब यह कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे सब कुछ एक बुरा सपना था। कमरे में धूप आ रही थी, बाहर से लोगों की आवाजें, गाड़ियों की हल्की आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कल जो हुआ वो बस दिमाग का खेल था, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैं उठकर बैठा, मेरी नजर अपनी कलाई पर गई। वो काले निशान अभी भी वहीं थे। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। तो ये सपना नहीं था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और बाथरूम की तरफ गया। आईने के सामने खड़ा होकर मैंने अपने चेहरे को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला, जैसे रात भर मैं सोया ही ना हो। मैंने नल खोला और पानी से चेहरा धोया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरे हाथ वहीं रुक गए। आईने में मेरे पीछे कुछ खड़ा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने फिर से आईने में देखा, इस बार भी कुछ नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। तू पागल हो रहा है आरव, मैंने खुद से कहा। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे लगा लोगों के बीच रहूंगा तो शायद सब ठीक लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला, मेरे कदम रुक गए। दीवार पर जो फोटो फ्रेम लगा था, वो टेढ़ा हो गया था। ये पहले सीधा था। मुझे याद है, मैंने उसे ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी फ्रेम के अंदर की फोटो बदल गई। मेरी सांस अटक गई। वो मेरी ही फोटो थी, लेकिन उसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही साया खड़ा था। उसकी लंबी उंगलियां मेरे कंधे पर रखी हुई थीं और उसकी काली आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। मैंने डर के मारे फ्रेम गिरा दिया। कांच टूट गया, लेकिन फोटो जस की तस थी। मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मेरे शब्द टूट रहे थे। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने डरते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस एक कॉल। मैंने हिम्मत करके कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी। फिर वही आवाज़, धीमी, टूटी हुई, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। तू क्या चाहता है मुझसे? मैंने कांपते हुए पूछा। कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर वो बोला, वापस आ,
मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैंने जोर से कहा और कॉल काट दी। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। अब ये साफ था, वो मुझे सिर्फ डराना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं वापस जाऊं। लेकिन क्यों? मैंने तय किया कि अब मुझे किसी से मदद लेनी होगी। मैं सीधे अपने दोस्त विक्रम के पास गया। विक्रम, जो हमेशा हर अजीब चीज में दिलचस्पी रखता था और इन सब चीजों पर यकीन भी करता था। मैंने उसे पूरी बात बताई, उस घर के बारे में, उस साये के बारे में, और कल रात जो कुछ हुआ। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने मेरी कलाई के निशान देखे। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये मजाक नहीं है आरव, उसने धीमी आवाज में कहा। तो मैं क्या करूं? मैंने बेचैनी से पूछा। विक्रम ने गहरी सांस ली। तूने उस घर में कुछ छेड़ा है, कुछ ऐसा जो तुझे अब छोड़ना नहीं चाहता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब या तो तू वहां वापस जा और जो भी है उसे खत्म कर, या। वो रुक गया। या क्या? मैंने घबराकर पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, या वो तुझे खत्म कर देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्या मैं सच में वापस जाऊं उस जगह पर जहां से मैं मुश्किल से जान बचाकर निकला था? लेकिन अगर नहीं गया तो? तभी विक्रम ने कहा, आज रात हम दोनों चलेंगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे फोन पर फिर से मैसेज आया। मैंने स्क्रीन देखी और मेरी सांस रुक गई। अगर नहीं आया तो इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या मतलब है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मेरी मां। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया। उन्होंने फोन उठाया और उनकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। हेलो बेटा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फोन के पीछे बहुत हल्की वही हंसी सुनाई दी। मैं जम गया। मां, आपके पीछे कोई है क्या? मैंने डरते हुए पूछा। नहीं बेटा, मैं तो अकेली हूं, उन्होंने कहा। लेकिन वो हंसी अभी भी आ रही थी, धीरे, साफ, मेरे कानों में गूंजती हुई। मैं समझ गया, वो अब सिर्फ मेरे पीछे नहीं है, वो मेरे करीबियों तक पहुंच सकता है। मैंने धीरे धीरे फोन नीचे किया और विक्रम की तरफ देखा। हम आज रात ही वापस जाएंगे, मैंने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। शाम होने लगी थी और मेरे अंदर डर फिर से बढ़ने लगा था। लेकिन इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। या तो मैं उस घर का सच जानूंगा, या शायद हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बन जाऊंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि उस रात हमने क्या देखा और क्या हम दोनों वापस आ पाए या नहीं, तो अगला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि अब ये कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। रात के करीब 11 बजे मैं और विक्रम उस पुराने घर के सामने खड़े थे। वही टूटा हुआ दरवाजा, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे घर हमारा इंतजार कर रहा हो। मेरे कदम अपने आप रुक गए। आरव, अब भी वक्त है, अगर तू चाहे तो हम वापस जा सकते हैं, विक्रम ने धीरे से कहा। मैंने घर की तरफ देखा और फिर अपनी कलाई के निशानों को। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने धीरे से जवाब दिया। हम दोनों अंदर चले गए। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का दिया, वो अपने आप खुल गया। इस बार अंदर पहले से ज्यादा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विक्रम ने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली और चारों तरफ कुछ छिड़कने लगा। ये क्या है? मैंने पूछा। गंगाजल और कुछ मंत्र, उसने धीरे से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। अचानक ऊपर से फिर वही आवाज आई, धीरे, भारी कदम। विक्रम ने मेरी तरफ देखा। वो ऊपर है। मैंने सिर हिलाया।
हम दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वो आवाज और तेज होती जा रही थी, और फिर हम उसी जगह पहुंचे जहां मैंने पहली बार उसे देखा था। लेकिन इस बार वो छिपा नहीं था, वो हमारे सामने खड़ा था, पूरा साफ। उसका लंबा काला शरीर, जमीन तक लटकते हाथ और वो डरावनी मुस्कान। मेरे पैर वहीं जम गए। विक्रम ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस साये ने हमें देखा और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। रुक जा, विक्रम चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी चाल अब तेज हो गई थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, और तभी एक तेज हवा का झोंका आया। मैंने आंखें खोलीं। वो साया कुछ सेकंड के लिए रुक गया था, जैसे विक्रम के मंत्रों का असर हो रहा हो। आरव, कुछ है इस घर में, कोई चीज जो इसे बांधे हुए है, विक्रम ने जल्दी से कहा। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। जब तक वो चीज यहां है, ये खत्म नहीं होगा। मैंने चारों तरफ देखा, और तभी मेरी नजर उसी पुरानी अलमारी पर गई जो पहले भी थी। वो, मैंने इशारा किया। हम दोनों तुरंत अलमारी की तरफ भागे। पीछे से वो साया फिर से हिलने लगा था, इस बार पहले से ज्यादा गुस्से में। मैंने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में अचानक अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं। एक आदमी जो इसी घर में रहता था, अकेला, पागल, और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन मरने से पहले उसने कुछ लिखा था, जो भी यहां आएगा वो मेरा होगा। मैंने डायरी गिरा दी। विक्रम, ये उसी की आत्मा है, मैंने कांपते हुए कहा। डायरी को खत्म कर, विक्रम चिल्लाया। मैंने जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे। पीछे से वो साया अब बहुत करीब आ चुका था। उसकी सांसें मैं अपने कानों के पास महसूस कर सकता था। मैंने किसी तरह लाइटर जलाया और डायरी को आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, पूरा घर हिलने लगा। वो साया जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। वो मेरे सामने तड़प रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। कुछ सेकंड, और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो गायब हो चुका था। मैं और विक्रम दोनों वहीं खड़े थे, हांफते हुए। खत्म हो गया, विक्रम ने धीरे से कहा। मैंने चारों तरफ देखा। इस बार सच में सब कुछ शांत था। हम दोनों जल्दी से घर से बाहर निकल गए। जैसे ही हम बाहर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। घर अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था, जैसे उसकी जान निकल चुकी हो। मैंने गहरी सांस ली। शायद अब सब ठीक है, मैंने कहा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखता रहा। उस रात मैं अपने घर वापस आया और पहली बार चैन की नींद सोया। कई दिन गुजर गए, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने सोचा अब ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक दिन मैं अपनी कैमरा गैलरी देख रहा था। उस पुराने घर की तस्वीरें, मैं एक एक फोटो स्क्रॉल कर रहा था, और फिर मेरी उंगली रुक गई। आखिरी फोटो जो मैंने उस दिन ली थी। मेरे हाथ कांपने लगे। उस फोटो में मैं और विक्रम दोनों घर के बाहर खड़े थे, लेकिन हमारे पीछे दरवाजे के अंदर वो साया फिर से खड़ा था। वही मुस्कान, वही काली आंखें, जैसे वो कभी गया ही ना हो। मेरी सांस रुक गई। तो क्या हमने उसे खत्म नहीं किया, या वो अब भी कहीं है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है? अगर तुम कभी किसी पुराने सुनसान घर में जाओ और तुम्हें लगे कि वहां कोई नहीं है, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी।